हाँ भाई नमस्कार, राम लालो, श्याम लालो, सुंदर कन्याओं। मौज चल रही, पढ़ाई चल रही है सर, दोनों चल रही है। इधर अपना चल रहा है न्यूक्लियर के बारे में अपन ने बहुत सारी बातें करी थी, उसी को अपन आगे बढ़ाते हैं। बढ़िया चीजें चल रही है, मास्टर धीरे धीरे पढ़ा रहा है। बिल्कुल सवाल गलत मत करना, मैं सही बता रहा हूँ। सिलेक्शन नहीं होगा तुम लोग घर पे आके बैठेगा नहीं, मैं तुम्हें मेहनत के साथ पढ़ा रहा है, गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल। भैया सुनो, सेलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर, 100% होंगे सर। अरे पक्का? हाँ सर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया। बाबा अब क्या करें, आइए देखते हैं भाई। लास्ट में जिस कहानी पे मैंने आपको रोका था वो ये थी कि क्या, कि हमने जब अपने अल्फा डीके में अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली तो हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई कि भाई हमको Q * A - 4/A और 4/4 Q/A इस तरीके से निकाल ली थी। अपनी काइनेटिक एनर्जी आ गई थी, अपने अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकाली और बता मेरी काइनेटिक एनर्जी आ रही है, रिटेंशन एनर्जी निकाली, क्यों करा सकता। तो हमने बोला कि हमारा हम इस अल्फा पार्टिकल को जो कि इस पर की हुई चार्ज है, अगर मैग्नेटिक फील्ड में डालें तो उसका एक थ्योरेटिकल इतना रेडियस होना चाहिए। ये हमने अल्फा पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो हमने देखा कि थ्योरेटिकल रेडियस वाली जगह पर छेद कर दिया, तो देखा वहां से अल्फा पार्टिकल आने चाहिए, आए, हम बहुत खुश हुए। पर हमने ये ऑब्जर्व करा कि 1 लाख अगर डाले तो 50-40 शायद आए, बाकी कहां है? देखा तो बाकी को छोटा रेडियस बना रहे थे, कुछ एक दो छोटे रेडियस बन रहे थे, आप ऐसा समझे। अच्छा, अब एनालिसिस करी गई भाई, ये छोटे रेडियस क्यों बन रहे थे, छोटे रेडियस क्यों बन रहे थे, ये पता पड़ गया कि ये छोटे रेडियस बने, इनके करस्पॉन्डिंग जो काइनेटिक अल्फा पार्टिकल होगी वो कम होगी, वो कम होगी। यानी कि उस रिएक्शन में काइनेटिक एनर्जी जो हम सोच रहे थे ट्रांसफर होनी चाहिए अल्फा पार्टिकल पर, वो पूरी की पूरी ट्रांसफर नहीं हुई। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है। अब अपन उसका कारण ढूंढना शुरुआत करिए, उसको कैसे समझाया। सुनिए, जो हमने एक्सपेरिमेंट करा तो जो आरटी था वहां से अल्फा बाहर आया, मतलब हमारी थ्योरी सही है। कुछ अल्फा पार्टिकल थोड़ी रेडियस से भी बाहर आए, मतलब इन अल्फा पार्टिकल की इजिप्ट वाली जो पढ़ो इन एनर्जी एक्सपेक्टेड से कम है। हमने और बहुत ध्यान से देखा तो पाया कि हमें कुछ फोटॉन्स भी मिले। हमने देखा कि कभी-कभी कुछ रिएक्शंस में फोटॉन्स बाहर आ जाते हैं, फिर फोटॉन्स को कहते हैं गामा फोटॉन्स। क्या कहते हैं? गामा फोटॉन्स। अब क्या इंटरप्रिटेशन करा गया, क्या बात समझी गई, समझे ध्यान समझ। एक चीज समझाओ, जिसे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ, एक्साइटेड ऐसे समझो जस्ट, तो समझिए। अरे एक चीज आप समझो, देखो जिसे अपन कहते हैं एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई, कंफ्यूज मत हो ना, मैं एटम की बात नहीं कर रहा हूं। एटम में एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? अरे हां, एटम में एक्साइटेड स्टेट का क्या मतलब है? एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम, ओहो, एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम अलग चीज है, मींस इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट, यस और नो, ये होता है एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम। एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई क्या होता है कि मान लीजिए जब न्यूक्लियाई बना तो ऐसा फील करें, बताओ असली में क्या होता है तो पता नहीं, अपन गामा फोटॉन से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे समझो कि जैसे मान लीजिए वाई बना एक्स से, अरे हाँ सर, जब वाई बना तो ऐसा समझो कि वो बन तो गया, पर ऐसा समझो कि वो घर तो बन गया, पर उस घर में भी मिनिमम घर में घुस गए सब एक साथ, ओह पूरा घर पहुंच गए, पर घर में पहुंच के भी उनको लगा कि यार तुम उधर रुकोगे, तुम उधर रुकोगे, तुम उधर रुकोगे, तुम उधर रुकोगे तो ज्यादा स्टेबल होगी और ज्यादा, तो घर में घुस गए, वाई न्यूक्लियर तो बन गया, उनको लगा थोड़ा बहुत इधर उधर रीअरेंजमेंट और लेना तो अपनी एनर्जी और कम हो जाएगी। अच्छा, इधर ये जो रीअरेंजमेंट होता है इसकी वजह से एनर्जी घटती है, वो एनर्जी घटती है, वो फोटॉन से ऊपर निकलती है, इसको गामा फोटॉन बोला, क्लियर है। तो जब जैसे ही आप हायर एक्साइटेड हायर एनर्जी स्टेट में जब न्यूक्लियर होता है, न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन की चर्चा नहीं है, एटम का एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉन से कनेक्टेड है। हायर एनर्जी स्टेट ऑफ, यानी कि हम बोल सकते हैं लोएस्ट एनर्जी स्टेट है जो हम पढ़ रहे थे अभी, वो न्यूक्लियर की लोएस्ट एनर्जी स्टेट एकदम से जब वो बना तो समझो कि घर में सब घुस गए, बस सब घुसने के बाद हो गया, तू उसमें रहेगा, तू उसमें रहेगा, तू उसमें रहेगा, तो एनर्जी और जाएगी, तो स्टेबिलिटी का और जाएगा। ये तो घर में घुसने के बाद पता पड़ा ना, उसके भी एक दो एलिमेंट हो सकते हैं। अच्छा, अरे हां सर, तो एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियर क्या है? हायर एनर्जी स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई। ऐसा जनरली तब होता है जैसे ही रेडियोएक्टिव डिके होकर कोई एक्स से वाई बनता है, जैसे अल्फा डिके हुआ तो वाई बना, वाई एकदम से बन गया, पर उसने और मैं और एनर्जी घटा सकता हूं, होता क्या पता समझे। ऐसा समझो कि ZX कभी कभी क्या होता है कि ZX वाई में बनता है, अपन जानते हैं Z - 2 A - 2, तो अल्फा पार्टिकल भी बाहर आ जाता है, तो आ गया अल्फा पार्टिकल। पर ऐसा मानो कि जो वाई बना ना, ये वाई स्टार स्टेट में बना, मतलब जो वाई न्यूक्लियस बना हुआ एक्साइटेड स्टेट, न्यूक्लियाई इन एक्साइटेड स्टेट, न्यूक्लियाई। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, मान लीजिए रिएक्शन हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि हम घर पे जाकर सब अपनी जगह बैठे हैं, सब लोग एनर्जी स्टेट, ऐसा भी हो सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा ना हो, तो अगर वो एक्साइटेड स्टेट में बन गया तो जो आपकी एनर्जी आई थी, जो आपने एक्सपेक्ट करी थी क्यू की फॉर्म में, उससे थोड़ी कम इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हुई। और हाँ सर, थोड़ी कम इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी डिवाइड हुई, डेल्टा एच स्क्वायर जो आपका क्यू आया था, क्यू की वैल्यू क्या आई थी? क्यू की वैल्यू वही थी अपनी mx - my - m अल्फा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह सर, सही लगा है सर, अच्छा लगा है सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, सुनते चलो, देखो भाई, भाई सोचो भाई। हाँ, अब वाई को लगता है यार एक्साइटेड स्टेट में बन गया तो क्या होता है, वो वापस बनता है वाई अभी ग्राउंड स्टेट में, मतलब मोस्ट स्टेबल फॉर्म में, प्लस गामा, ये गामा एनर्जी निकल जाती है फोटॉन स्टेबल करने के बाद। ओह, ये रियल प्रोसेस है। तो इस रिएक्शन को ऐसे लिखा जा सकता है कैसे, ZA Y Z - 2 A - 4 plus 2He4 plus gamma photon. In these type of nuclear reaction, Q is basically kinetic energy of Y plus kinetic energy of alpha plus energy of gamma photon. क्या ऐसे लिखा जा सकता है? ओह, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सोचे समझी चाल है सर आपकी, वो समझ आया कि नहीं? और हाँ, अगर ये अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि गामा निकली ना, ऐसी कोई रिएक्शन हो सकती है। अच्छा, गामा की एक तरीके का ऐसा नहीं होता, ऐसा हम एक दो तरीके के होते हैं, यानी कि एक्साइटेड स्टेट जो फोटॉन अपने अल्फा पार्टिकल की है वो एक दो हो सकती है ना, जैसे दो जनरली होती है, पर ऐसा नहीं होता कि आठ हो सकती है। एक्साइटेड स्टेट जनरली दो में आपको दिखाई देता है। ओह, अलग अलग डिपेंड करता है भाई, गामा का फिक्स दो तीन वैल्यूज का आना ये बताता है, बहुत सारे गामा नहीं आ रहे, किसी एनर्जी का गामा आ गया, ऐसा नहीं हुआ है। गामा तो फिक्स एक दो एनर्जी का आया है, मतलब जो न्यूक्लियस बनता है वो एक फिक्स स्टेबल, मतलब हायर एक्साइटेड स्टेट, फिक्स स्टेबल स्टेट में बनता है। इसलिए बोला गया कि न्यूक्लियाई एग्जिस्ट इन हायर एक्साइटेड स्टेट एंड दैट इज नोन एज एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यूक्लियाई एंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम इज डिफरेंट थिंग, यस और नो? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे हां सर, बात तो सर आपकी सही लग रही है, जोरदार लग रही है, बढ़िया लग रही है, बोलो क्लियर। ये कहानी लिखी है, ऐसे चला जाता है, बोलो
दिया है तो आप ध्यान से देखो, तो जो काइनेटिक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन होगा याद करो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा और काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई, इस वाले केस के लिए आप क्या लिख सकते हो, ध्यान से समझो। अब तुम बहुत ध्यान से देखो तो ये था अपना a - 4 अपॉन a into q, यहाँ पे q की जगह क्या लिख लो, q माइनस एनर्जी ऑफ गामा, सोच के देखो, इस एनर्जी ऑफ गामा लिखो, एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ गामा फोटोन। तो सोच के देखो अब जो काइनेटिक एनर्जी टूटी, अब जो काइनेटिक एनर्जी टूटी, ओह हालांकि फोटोन का मोमेंटम वगैरह उसको ज्यादा कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी टूटी वो इस तरीके से, और ये कितना है 4q माइनस e ऑफ गामा अपॉन e। हालांकि तुम्हारा अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेट है, बस सही है, समझ में आया मैं कहा क्या? पहले आप ये समझो कि what results lead us to conclude that sometimes nuclei exist in when they form due to electrolytic decay, they does not form directly to their most stable nuclei, they form in some excited state and then again releases a photon and leads to their most stable nuclei state. Yes or no? That leads to a conclusion of excited state of nuclei, excited state of atom, atomic structure का हिस्सा था, excited state of nuclei। और क्या कुछ नहीं होती है जो मैंने बोला है, क्या वो क्लियर है? अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, अरे हाँ भाई, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजेदार सर, वाह सर, बोलो क्लियर है? आजा समझ आ रहा है, ऐसा क्यों जज कर पाए कि गामा कोई अलग अलग एनर्जी से नहीं निकला, गामा की फिक्स वैल्यू निकली, इसका मतलब जो वाई स्टार एटम बने वो भाइयों और बहनों एक फिक्स एक्साइटेड स्टेट के लिए ही बने, इसकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं था, किसी भी एनर्जी के ऊपर बने। यस और नो? तो कहानी जैसे मुझे याद है आपको याद होनी चाहिए, और जो अच्छे लेवल की कहानी है, मैं आशा करता हूं कि आपको याद रहेगी। मास्टर धीरे धीरे बोल रहा है, समझदारी से बोल रहा है, क्लियर? हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर, बोल दिया क्या? अरे पक्का उतार लो इसको, फिर एनिमेशन में लिखा हुआ है जो वो भी दिखा दूंगा, उसमें लिख लो, आ जाओ भाई, अरे बोलो रे भाई, अरे सोचो रे भाई, हाँ सर सोच गया सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, मजा आया सर, वाह सर, बोल क्लियर है, उतार लिया, अरे पक्का, हाँ सर, आ जाओ। So the particular reason of the nuclei produced are not in the ground state, but some of the nuclei may be produced in the extended state and emit photons to acquire the ground state. These emit photons are known as this here. जो मैंने लिखा है वो इसमें लिखा हुआ है, हाँ जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है, कहानी समझ में आनी चाहिए। अरे बोलो भाई, हाँ सर, लो भैया एल्फा की कहानी समझ आई, और बहुत सवाल आ सकते हैं तो अपन लिख डेल्टा स्क्वायर में समझ में आया क्यों? तो डेल्टा स्क्वायर जो डिवाइड होगा किसमें डिवाइड होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, सॉरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ बाय, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा, काइनेटिक बाय में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, मतलब समझ गए। तो खुद को समझना होगा कि ऐसा सवाल फटके का आ सकता है, कैलकुलेशन वाले सवाल आ सकते हैं, कैसे मैं आपको बताऊं? एक्स की वैल्यू दे देंगे एएमयू में, वाई की दे देंगे एएमयू, हीलियम की दे देंगे एएमयू, तो सबसे पहले डेल्टा में 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन से क्यों निकाल लो? अगर गामा फोटोन दे रखा हो, मान लीजिए गामा फोटोन निकला साहब, उसने कुछ भी बोल दिया, गामा फोटोन निकला साहब 1 एंगस्ट्रॉम, तो बताओ उसकी 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होगी, तो उसमें कितनी एनर्जी चली गई, फोटो समझा, बाकी बची हुई दोनों की काइनेटिक एनर्जी होगी। अरे हां सर, तो आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, मैंने ऐसा सवाल कराया नहीं, पर क्या सवाल आते हैं, हाँ इन सवालों में आंसर तुम बिल्कुल नहीं अटकोगे तुम कैलकुलेशन में, इसलिए कैलकुलेशन में ध्यान देना, जब भी सवाल करो प्रैक्टिस करो। मैं आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी पर ज्यादा फोकस कर रहा हूं, बार-बार कह रहा हूं, कैलकुलेशन मिस्टेक होती है, ध्यान देना, कंसेप्चुअली नहीं अटकोगे तुम कैलकुलेशन वाइज। बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो, हाँ अब याद करो, मैंने आपको बताया था कि बीटा डीके, क्या चीज? बीटा डीके, दूसरे बेसिकली 3 टाइप के मेजर डीके मान लिया, अल्फा डीके जो हमने पूरा पढ़ लिया, तो अल्फा डीके समझ में आ गया, तो बीटा डीके बीटा माइनस डीके थोड़ा और अच्छे समझ में आने लगेगा आपको, ध्यान से समझिएगा। आप ऐसा समझो कि बीटा में 2 टाइप के डीके, बीटा माइनस और बीटा प्लस। बीटा माइनस में अपने न्यूक्लियस से बाहर आता है इलेक्ट्रॉन, कौन बाहर आता है? इलेक्ट्रॉन। ओह न्यूक्लियस के अंदर तो सर बीटा डीके हो क्या है, इलेक्ट्रॉन कम्स आउट फ्रॉम न्यूक्लियाई। ओह अमन में सवाल आया, अमन में सवाल आया कि भाई न्यूक्लियाई में तो इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। अरे हाँ सर, भैया न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन होता है, पहले समझो बीटा डीके में होता क्या, इलेक्ट्रॉन्स कम आउट फ्रॉम न्यूक्लियस, एटम से नहीं कंफ्यूज मत होना, ये वो वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है जो बाहर घूम रहा है। राउटिंग का टाइम का लेवल काय जाऊ ती कुठे काय खाऊन काय खायचं तिकडे, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसका जन्म हुआ न्यूक्लियस से। ओह बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार ध्यान में। अब मन में प्रश्न आया कि सर न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो तो सर वो तो सर ना, उसके अंदर तो न्यूक्लियस होते हैं जिनको सर न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कहते हैं। हां सर, तो सर उससे इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ जाएगा, कैसे आएगा? सुनो तो देखो, इंटरनल रिएक्शन, मेरी बात क्या, बीटा डीके, बीटा डीके मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर आना। इंटरनल रिएक्शन क्या होती है समझे, इंटरनल रिएक्शन क्या होती है समझे। इंटरनल रिएक्शन, एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये इंटरनल रिएक्शन किसी, न्यूट्रॉन कन्वर्ट्स इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, एंड दिस प्रोटॉन स्टेज इन न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रॉन कम्स आउट, न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियाई। समझना अच्छे से हो क्या है, ये रियल अंदर की रिएक्शन है, ये रियल अंदर की रिएक्शन है। ओह कि जो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन है, अरे हाँ सर, जो न्यूक्लियस के अंदर का न्यूट्रॉन है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में, और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में ही रह जाता है। मतलब ध्यान से देखो तो भैया न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, पर नंबर ऑफ न्यूक्लियस में चेंज नहीं आया। ध्यान दो, नो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। हाँ एक न्यूट्रॉन चला गया प्रोटॉन में और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज बैलेंस रहा, अरे रहा कि नहीं रहा? अरे हाँ सर, ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहा, इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। अगर मैं इसको किसी रिएक्शन से कंपेयर करूं तो रिएक्शन ऐसे दिखाई देगी, देखो कैसे, अगर x z a है सोचो एक तो y बना, इस y में सोचो तो पहले से एक प्रोटॉन आया, अरे हाँ इस y में पहले से एक प्रोटॉन बढ़ गया। अरे हाँ सर, पहले से एक प्रोटॉन बढ़ गया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, पहले से एक प्रोटॉन बढ़ गया, बात तो सर आपकी सही है, पर a देखो उतना ही रहा। अरे हाँ देखो पहले न्यूट्रॉन से प्रोटॉन लगा तो प्रोटॉन नीचे जाने का एक z प्रोटॉन बढ़ गया, पर न्यूक्लियस होता ही है। अरे हाँ सर, और इधर अपना इलेक्ट्रॉन बाहर, ऐसे रिएक्शन है। अरे हाँ भाई, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त, बिल्कुल क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे हाँ सर, अब फिर से ऐसी कहानी चलेगी, ध्यान से समझ, जैसे अल्फा पार्टिकल में करती है, कहानी समझो, ध्यान से समझ आया, क्या रिएक्शन समझ में आई? अरे हाँ सुनना पूरी कहानी, एक साथ सुनोगे फील आएगी, और कुछ वैसी लगी जैसे हमने पहली पढ़ी थी, पहली जैसे हमने पढ़ी थी, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, बहुत भैया बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, आप क्या कहें? हाँ सर, बात तो सर आपकी सही है सर, बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त। आप सुन, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब सुन, तुम ध्यान से देखो, तो वही छोटा एम बड़ा एम, इसमें
डेल्टा एम आया वो क्या है ध्यान से समझो आप। डेल्टा एम क्या है देखो, मास ऑफ वाई सॉरी कैसी बात एनर्जी रिलीज होगी कैसे लिखेंगे, मास ऑफ एक्स न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ वाई न्यूक्लियस माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास तो एम ही है ना। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, पुरानी बात याद करो, एम एक्स होता है एम एक्स माइनस जेड एम ई। अच्छा ऐसे ही एम वाई याद है, बड़ा एम छोटा एम क्या लिया था मैंने, छोटा एम क्या है, छोटा एम क्या है देखो भाई, छोटा एम है मास ऑफ न्यूक्लियस, बड़ा एम क्या है मास ऑफ एटम, एम वाई माइनस जेड प्लस 1 एम ई। अरे हाँ सर अब देख ध्यान से देखो, अगर मैं इसको यहाँ से रख दूँ क्या आया, एम एक्स की वैल्यू रखिए एम एक्स माइनस जेड एम एम वाई की वैल्यू एम वाई प्लस प्लस हो गया जेड प्लस 1 एम माइनस एम जेड प्लस 1 एम ई माइनस जेड एम ई जेड प्लस एम ई कट गया, सिंपली पता है क्या बचा, एम एक्स माइनस एम वाई। ध्यान देना एकदम इस पे भी और इस पे भी, सिर्फ कह रहा हूँ याद रखना एटम का मास दिया है कि न्यूक्लियर का दिया है, ध्यान दोगे आप बिल्कुल अच्छे से, ध्यान देना क्योंकि इसमें जरा सा मास बहुत बड़ी एनर्जी में गैप लाता है, वही तो ये कैलकुलेशन है। ओहो ये अपना डेल्टा एम आया, जब अपना क्या है ध्यान से देखो, जब अपना क्या है, जब अपना अपन बात कर रहे हैं एटम के मास की, और न्यूक्लियर के मास की बात करोगे ऊपर वाला लिखोगे, लिखोगे नहीं लिखोगे। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शांत देखो सही लिखा हो ना, बिल्कुल लिख रहे हो सर, बिल्कुल सही जा रहे हो सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह सर, आगे मैंने सर थोड़ा बता लिख बता दो मैं पूरा चंगा। फिर से वही बात जो रिलेशन का क्यू हुआ, क्या हुआ क्यू, वो कितना हुआ, क्यू हो गया डेल्टा एम सी स्क्वायर और डेल्टा एम यानी कि एम एक्स माइनस एम वाई माइनस एम ई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या फिर एम एक्स माइनस एम वाई 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो पूछे वो कर लेना। क्यों निकल आया बिल्कुल सही। अब एस बराबर थ्योरी, क्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड in form of kinetic energy of y and electron। अरे हाँ सर क्या जो क्यों निकला जिसको हमने mx minus my into 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोला, क्या वो kinetic energy of y and kinetic energy of इलेक्ट्रॉन में डिवाइड हो जाना चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बाबा। अब क्या करें सुनो देखो भाई, सुनो भाई, सोच रहे भाई, हाँ सर बहुत बढ़िया सर, बाबा सर, शानदार सर, मजेदार सर, जबरदस्त सर, बाबा सर। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, करते चलो, देखो भाई बारे भैया कहानी आ गई। सो क्यू शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन फॉर्म एनर्जी ऑफ वाई एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक भाई ठीक भाई, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, देखो ठीक है। अब तुम्हें बात देखो, मैंने कैरेक्टर बताया था, फिर मैंने तुम्हें बताया याद करो, इस कहानी पहले सुनाई थी जब मैंने रिकॉइल स्पीड बढ़ाई थी। अच्छा ये कहानी याद करो कि अगर 1000 kg का एक बम है, इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, 1 ग्राम का और बाहर आता है, याद है बोले, अरे हाँ तो ध्यान दो, मैंने बोला था कि दोनों का भले मोमेंटम सेम होगा पर क्या kinetic energy will be taken by the smaller particle। अरे हाँ कुछ याद है कि भूल गए हो, अगर ध्यान समझो, मैंने पहले बोला था कि बड़ा m है एक छोटा m है, और अगर बड़ा m बहुत बड़ा है छोटे m से, और अगर बम फूटा है तो pm इक्वल टू pm, मोमेंटम सेम है, तो याद करो लिखते हैं 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ m, याद है भूल गए, अरे हाँ सर इक्वल टू 2 छोटा m काइनेटिक एनर्जी ऑफ छोटा m। अरे हाँ सर तो देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ m अपॉन कैसे इसको लिखिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ छोटा m अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बड़ा m इज इक्वल टू क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ छोटा m अपॉन बड़ा m इज बड़ा m by m। अगर m बहुत बड़ा है, दिस शुड बी ग्रेटर देन 1, मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ m इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बड़ा m, यानी कि अपन ऐसा बोलते हैं जो एनर्जी पूरी निकली वो क्या पूरी की पूरी छोटे वाले पार्टिकल को निकली। ओहो सो बाय दिस कहानी हमारी कहानी में, ध्यान से सुने, हमारी कहानी में मास ऑफ y इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर वी कैन से q is approximately kinetic energy of e and kinetic energy of y tending to 0। अरे हाँ सर क्या इन बीटा डीके में हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ e क्या पूरा का पूरा ले जाएगी एनर्जी को, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा है, ये अपने पुराने ज्ञान से अपने पास आया है। अरे हाँ कि ना, हाँ सर बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, जबरदस्त है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें सर, करो सुनो, मजा आ रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार लग रहा है, जबरदस्त लग रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा, अच्छी बात है सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर, बहुत मजा आया सर, ये क्लियर है सर, ओके ओके अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। ये मैं कहानी समझा, फिर कहानी को थोड़ा प्रैक्टिकल से जोड़ते हैं, हमारे हिसाब से पूरी थ्योरेटिकल कहानी, तो हमारी थ्योरी के हिसाब से क्या सुना, फिर से वही बात, हमारी थ्योरी के हिसाब से काइनेटिक एनर्जी ऑफ E इज इक्वल टू mx माइनस my 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, हमने इस इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में डाला, समझ में आया क्यों कर रहे हैं, अपने न्यूक्लियस में भी करा था, सॉरी एल्फा डीके में भी करा था, हमने इस इलेक्ट्रॉन को परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में डाला। ओहो तो क्या हमारा एक थ्योरेटिकल है, क्या चीज है वो, √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय EB। हमारा थ्योरेटिकल इलेक्ट्रॉन ये रेडियस है, ये रेडियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए। ओहो अब देखते हैं क्या, हमें थ्योरेटिकल यहाँ तक पूरी थ्योरी थी, हम इस थ्योरी को वेरीफाई कराएंगे अपने मैग्नेटिक फील्ड वाले टेस्ट से। किससे वेरीफाई कराएंगे, अपने मैग्नेटिक फील्ड वाले टेस्ट से, बिल्कुल कराना चाहिए सर, बिल्कुल जुगना नहीं चाहिए सर, तो यस और नो। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, सुनते चलो, चलते चलो, बढ़ते चलो, देखो भाई वाले भाई सतरे भाई, ओहो स्टार्ट √2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन EB, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अब क्या करें, 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 देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, देखो भाई, सोचो भाई, वारे भाई, मजा आ रहा है भाई, ओहो अब लो उतारिए इतना, अब देखो उतार लिया,
अरे सोचो, हाँ सर उठा लिया सर, ये तो जब मैंने पढ़ा सर, ये दूसरी परेशान मत करो, ये सब करना पड़ता है। और हाँ सर डेल्टा ये ओ भाई साहब तो अपने सारी कहानी लिख ली, कौन सी कि भाई डेल्टा 931 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्टैंडिंग एनर्जी ऑफ द एटम्स इन दिस ऑल एनर्जी टेकन इलेक्ट्रॉन बाय द इलेक्ट्रॉन का वेट, ठीक है भैया मैं समझ आ गया। अब बीटा पार्टिकल देखो ध्यान से क्या देखो, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ा मैग्नेटिक फील्ड में, देखो ये एक्सपेरिमेंट करके बता रहा हूं, इसको उतारना है इलेक्ट्रॉन को छोड़ा तो हमारा आर्क थ्योरेटिकल था। जब हमने क्या देखा मैं आपको समझाता हूं, जब आपको एक्सपेरिमेंट में दिखाई देगा, हमने देखा कि जहां आर्क थ्योरेटिकल का आपने छेद करा, ध्यान देखो इलेक्ट्रॉन पे क्यू क्रॉस भी ऊपर आएगा और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ध्यान से देखो फोर्स नीचे आएगा, ध्यान से इलेक्ट्रॉन को ऐसे चक्कर काटना चाहिए, हमारे हिसाब से आर्क थ्योरेटिकल होना चाहिए। जहां पे आर्क थ्योरेटिकल था हमने वहां पे एक छेद करा, क्या वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आए? हां आए। क्या वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर आए? हां आए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है, बिल्कुल आए, अच्छे से आए, बढ़िया से आए, शानदार आए। अब क्या करें? चलो भाई बढ़िया से अच्छी बात है, बाहर आए, शानदार जानदार जबरदस्त, अच्छी बात, ठीक है भाई। अब क्या करें? तो पर हमने देखा कि हमने 1 लाख इलेक्ट्रॉन अगर गिराए थे ऐसे तो छेद में से मुझे 2-5 बाहर आए, बाकी कहां गए? 90-85,000। ओहो हमने देखा वो इलेक्ट्रॉन किसी भी और एनर्जी पे आ गए, मतलब ऐसे नहीं फिक्स एनर्जी, अल्फा में ध्यान से देखो तो वो एनर्जी ना बहुत सारी, मतलब वो जो अल्फा पार्टिकल में था, वो जो अल्फा पार्टिकल की स्टेजेस आई थी वो 1-2 ही थी। अरे हां यहां पर आप समझो ऑब्जर्व्ड रेडियसेस आर वेरी लार्ज इन नंबर। हर इलेक्ट्रॉन वाला रेडियस आप समझ लो, कोई से आया कोई से, हां सारे रेडियस जितने भी रेडियस जनरल आर, जितने भी आर जनरल रेडियस है वो आर थ्योरेटिकल से कम है, ये बात सच्चाई, इसमें कोई शक नहीं। तो यहां पे जो अल्फा पार्टिकल वाला लॉजिक लगाया था ना, कौन सा लॉजिक कि भैया कौन सा लॉजिक लगाया था? यो वो वाला लॉजिक कि भैया अपना जो न्यूक्लियस है वो पहले एक्सटेंडेड स्टेट में बनता है, फिर उनको यहां पे काम नहीं करता। इसका मतलब वो कहानी यहां पे काम करती, इसका मतलब जब रिएक्शन होती है तभी कोई एक और पार्टिकल निकल जाता है, उस पार्टिकल को बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। याद रखना है क्या, कौन सा कहता है? एंटी न्यूट्रिनो। आप उसे फोटोन टाइप की चीज मान सकते हो, उसकी डिटेल सेटिंग आपको कोई लेना देना नहीं है, और ऐसा माना जाता है कि एंटी न्यूट्रिनो का भी कुछ थोड़ा सा मास होता है, शायद ऐसा माना जाता है। तो एंटी न्यूट्रिनो और न्यूट्रिनो दो टाइप के फोटोन्स का नया नाम लो गया। आप ऐसा समझ लो कि जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा न्यूक्लियस से बाहर तो अलग टाइप के फोटोन की एनर्जी को साथ लेकर निकलेगा जो कहलाएगा एंटी न्यूट्रिनो। क्या कहलाएगा? एंटी न्यूट्रिनो। और उस एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी कुछ भी हो सकती है, अगर उसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ भी हो सकती है थ्योरेटिकल रेडियस के कंपैरिजन में कम होकर। ओह तो आप इस कहानी को ऐसे देखो कि हमने ऑब्जर्व करा कि जिस थ्योरेटिकल रेडियस, देखो ऐसे कि हमने ऑब्जर्व करा, देखो बहुत बेकार हूं, हमने ऑब्जर्व करा कि जिस थ्योरेटिकल रेडियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए था, जो आप लास्ट में लिखा था उसके बाद देखो, हमने ऑब्जर्व करा कि जिस थ्योरेटिकल रेडियस से इलेक्ट्रॉन बाहर आना चाहिए था वहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आए, पर 1 लाख में से शायद 5-10 हजार बस, बाकी सभी इलेक्ट्रॉन्स ने छोटे रेडियस फॉलो करे और वो रेडियस के नंबर्स बहुत सारे थे। इसका मतलब हमारा एक्साइटेड स्टेट वाला न्यूक्लियस वाला जो एक्साइटेड स्टेट होती है न्यूक्लियस की, वो वाला लॉजिक यहां पे काम नहीं करेगा। ओहो इस कहानी में लिखो वाला लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। अरे हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। आप क्या करें? ठीक है भाई वाला लॉजिक काम नहीं करेगा। अगर वाला लॉजिक काम नहीं करेगा तो हमने बोला कि जब भी न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो अपने साथ कोई नए नाम के पार्टिकल को, पार्टिकल फोटोन के बीच की चीज मान लो, इस पे और बहुत रिसर्च चल रही है, उसे वो पार्टिकल बाहर आता है उसे कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। ऐसे नोट करते हैं उसको, एंटी न्यूट्रिनो, इसमें बहुत रिसर्च चल रही है भाई साहब, ज्यादा कुछ बोलेंगे सब याद रखो। एंटी न्यूट्रिनो बाहर आता है जिसको, ध्यान सुनना, जिसको बाहर आता है जिसकी एनर्जी कुछ भी हो सकती है। Obviously energy of anti-neutrino is less than Q. It's logical. अरे हाँ सर, so whenever electrons come out from a nuclei, whenever electrons come out from nuclei, there is from a nuclei there is a particle which is also coming out. Particle photon दोनों बोल सकते हो, उसको exact definition अपन अभी तक नहीं बोल पाए हैं, रिसर्च और भी बहुत चल रही है, और उस चीज को बोला जाता है एंटी न्यूट्रिनो। नाम याद रखना है, आपके फोटोन की तरह काम करेगा, घबराना मत। और लोग ऐसे बोलने लगे कि एंटी न्यूट्रिनो कुछ मास होता है, अपन अभी तक नहीं कर रहे हैं, नहीं ये फोटोन की तरह मानेंगे। ऐसा मान लो जब फोटोन नाम अलग कर दिए, आप ऐसा समझो ऐसा फोटोन जब एक्साइटेड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट न्यूक्लियस के एक्साइटेड स्टेट की वजह से आता है, ट्रांसफर न्यूक्लियस स्टेट की वजह से, तो उसे गामा फोटोन बोलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर आता है तो उस फोटोन को एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं। आपको तो ऐसे याद रखना है। तो जो मैं बोला चमका, अरे हाँ सर, तो देखो जो मैंने पीछे पढ़ा था ये वाली कहानी, कौन सी वाली? ये वाली कहानी, ध्यान से देखो, ये वाली कहानी, इसमें असलियत में इलेक्ट्रॉन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो भी बाहर आता है ऐसे। ये मैंने पहले बनाया, अब समझो रियल रिएक्शन ये एंटी न्यूट्रिनो ने बाद में एक्सप्लेन करा है। आप चाहो तो उस कहानी के बाद लिख सकते हो। सो द रियल इक्वेशंस आर दिस, सो द रियल रिएक्शंस आर दिस, जो अपने दिमाग में सेट होनी चाहिए, पूरी कहानी अच्छे से समझ में आनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बिल्कुल सही सही लग रहा है, शानदार जानदार जबरदस्त, शानदार जानदार जबरदस्त, बोलो भाई। अरे पक्का? हाँ सर बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करें? कुछ मत करो, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो भाई मारे भाई। सोचो बता दिया गया क्या रिएक्शन याद होनी चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में होता नहीं है पर वो उसे निकाल सकता है, जब एक न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। और हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, शानदार है, जबरदस्त है, पक्की बात सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब क्या करें सर? लो भैया हो गया, तो समझ चुके, हमारे पूरी कहानी समझ गई है किस प्रकार की जाती है, क्यों जाती है, क्या होता है, ये कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन बहुत सारे, ओए 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 ये मैं समझ गया। और बात इलेक्ट्रॉन takes up about the different areas of the spectrum. Production of anti-neutrino along with electron is responsible for the spectrum because energy is randomly distributed between electron and anti-neutrino. आप ऐसा मान सकते हो कि ये देखा गया कि जो टोटल एनर्जी क्यों आ रही है, क्यों is distributed randomly। ये देखो इस लाइन को चौथा भी सकते हो। You can also say that Q energy that is mx minus m by negative 1.5 electron volt is distributed randomly. There is no pattern into it. Randomly between electron and anti-neutrino. Anti-neutrino को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से मानते हैं, जिसका रेस्पॉन्स 0 मानते हैं, तो हम ये बोलेंगे कि वाई में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं जाएगी। So the real equation is this. Yes or no? हाँ सर, इक्वेशन समझ आई, बात समझ आई, बीटा माइनस डी समझ आया। फिर मैं कह रहा हूं मैं आपको कांसेप्ट की तरफ ज्यादा फोकस कर रहा हूं, कैलकुलेशन वाले सवाल।
एक्स का मास दे दिया, वाई का दे दिया, इलेक्ट्रॉन का दे दिया और आपसे कहानी पूछ ली कि बताइए अगर न्यूट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन की एनर्जी इतनी है तो बताओ इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी। बिल्कुल बता सकते हैं, बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं, शानदार बता सकते हैं, जोरदार बता सकते हैं। बोलो भैया तो सवाल आएंगे आप जरूर इसका ध्यान रखेंगे क्योंकि आप मास्टर को ध्यान से सुन रहे हैं और तुम हो जोरदार क्योंकि दोनों मास्टर है शानदार। चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, धीरे धीरे शानदार, धीरे धीरे बोलो, गड़बड़ नहीं कर रहा हूं। सो बेसिकली रिलेशन ये है, ये लिख चुके हैं, इसमें कोई खास बात। अब देखो कौन सा बीटा प्लस डीके मैं सुनाता हूं, मैं पूरी कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, फिर तेरे को अच्छा लगेगा। बीटा प्लस डीके पूरी कहानी सुनाऊंगा, थोड़ा तेज सुनाऊंगा, क्यों? क्योंकि बीटा माइनस बीटा प्लस डीके इजेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन, कंफ्यूज मत होना। पॉजिट्रॉन बाहर आता है कहां से? फ्रॉम न्यूक्लियस। ओहो, इजेक्शन ऑफ पॉजिट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस, कहानी ध्यान सुनना फिर से सुनना। पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है? जिसका इलेक्ट्रॉन के बराबर मास होता है। अरे हाँ सर, और चार्ज प्रोटॉन के बराबर होता है। सर पॉजिट्रॉन भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते। अरे हाँ सर, पॉजिट्रॉन भी न्यूक्लियस में एग्जिस्ट नहीं करते। अरे हाँ सर, तो कैसे बाहर आते हैं? तो ध्यान से सुनो, इंटरनल रिएक्शन क्या होती है, ध्यान से सुनो फिर से वही बात। एक प्रोटॉन इन द न्यूक्लियाई कन्वर्ट्स इनटू न्यूट्रॉन, वन प्रोटॉन in the nuclei converts into neutron plus positron, remain in nuclei. ओहो, ejected. कौन eject हुआ न्यूक्लियस से बाहर? पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन अंदर ही रह गया। फिर से ध्यान दो, न्यूक्लियॉन्स remains same। आप ध्यान से देखो एक बात, मैंने आपको ना तीन डीके बताया, अल्फा, बीटा और बीटा माइनस और बीटा प्लस। तीनों में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स में चेंज नहीं आता। इधर के न्यूक्लियस और इधर के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियस सेम है। और यहाँ उधर याद करो अल्फा में Z और इधर Z-2 तो उधर बन गया 2He4, Z-2 + 2 Z। और हाँ सर याद रखिए, और ऊपर वाले न्यूक्लियॉन्स है वो सेम रहेंगे। याद रखो रूल तीनों का कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन सेम, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स रिमेन्स सेम। गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, शर्माने की घबराने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। और हाँ सर फिर से कोई कहानी अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो समझ में आएगा कि मुझे एक्स वाली कहानी क्यों एक्स जेड, ठीक है भाई, इससे बना हुआ है। पहले समझो क्या जो अपना प्रोटॉन है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हुआ, मतलब भाई साहब एक न्यूक्लियस बढ़ गया, बड़ा घटा, एक प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया न्यूट्रॉन में, एक न्यूक्लियस घट गया। अरे हाँ सर, एक प्रोटॉन घट गया, ओहो, पर एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर दिया, तो कोई चेंज नहीं है। और साथ में कौन बना है? पॉजिट्रॉन। ओहो, तो एक एक्स से नया एलिमेंट बन गया जो कि एक नंबर एटॉमिक नंबर कम था, यानी कि एक प्रोटॉन उसमें कम था। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। कोई कहानी सारी करिए, ध्यान से सुनना। और साहब भाई साहब डेल्टा एम अभी देखो ध्यान से, सब आएगा। इधर देखो डेल्टा एम कितना बोलो भाई? डेल्टा एम इज छोटा एम सब जानते हो तुम, mx माइनस my माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। तो डेल्टा एम को अगर बड़े एम में लिखें तो क्या लिखेंगे? ध्यान से देखो, डायरेक्ट लिखा mx माइनस, ये लिख लेता हूं पहले, छोटा mx मास ऑफ न्यूक्लियस, इसको लिखा गया बड़ा mx मास ऑफ एटम माइनस zme, छोटा my इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ y माइनस z माइनस 1 me। अच्छा, तो यहाँ लिखा गया mx माइनस zme, y को लिखा गया my प्लस z माइनस 1 me माइनस me। बोलो क्या? अरे हाँ सर, एटम न्यूक्लियस दोनों लिख लो, एटम वाला तो न्यूक्लियस वाला बड़ा याद है आपको, मैंने इक्वेशन बनाया था। ओहो, देखो डेल्टा एम की लिखा, डेल्टा एम की वैल्यू आई, ध्यान से सुनना, डेल्टा एम की वैल्यू mx माइनस my मास ऑफ x एटम माइनस मास ऑफ y एटम, zme को मार दिया और ध्यान से देख 2me me कटा नहीं, जुड़ गया तो माइनस 2me। तो q की वैल्यू कितनी आई? mx बीटा प्लस डीके की बात हो रही, माइनस 2me 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओ माय गॉड, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। अरे बोलो भाई, बिल्कुल सही है सर, सटीक बैठा है सर, शानदार बैठा है सर, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। बोलो भाई, अच्छी बात है। या क्या क्यों? फिर से वही बात, क्या मास ऑफ, फिर वही कहानी, क्या मास ऑफ y is greater than mass of E, therefore q is approximately kinetic energy of E, therefore RT equal to under root of 2me kinetic energy of E upon EB। फिर से इस पॉजिट्रॉन को एक मैग्नेटिक फील्ड में डाला गया, ध्यान सुनना, वही भी टेलीकास्ट हो रहा है। इस पॉजिट्रॉन को जब इसमें डाला गया तो यहाँ पर एक थ्योरेटिकल रेडियस था, अब तेज बोल रहा हूँ क्योंकि कहानी रिपीट हो रही है, इधर थ्योरेटिकल था, इससे पॉजिट्रॉन में से बाहर आना चाहिए था। क्या पॉजिट्रॉन वहां से बाहर आए? अरे आए, पर इसके अलावा बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ रेडियस अवेलेबल, therefore we can say other photon is also available। पहले वाली कहानी। और इस अब जो निकलता है इसे बोलते हैं नोन एज न्यूट्रिनो, ऐसे नोट करते हैं। तो यहाँ पे असलियत में न्यूट्रिनो भी आता है, ऐसे याद रखना। कैसे? न्यूट्रिनो अगेन एक फोटोन है आपके लिए, तो कब बाहर आता है? जब बीटा प्लस यानी कि पॉजिट्रॉन बाहर आता है, किससे? न्यूक्लियस से, तब ये बाहर आता है। गड़बड़ करने की, शर्माने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बताओ जो मैं बोला चमका। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, जबरदस्त है, शानदार है, बाबा। अब क्या करें? अच्छा कैसे रखे? आप समझो, ये इन रिएक्शंस को याद रखना, रियल रिएक्शंस आप ऐसे रखो। तो न्यूट्रॉन बाहर, न्यूट्रॉन मैं ऐसे याद रखता हूं, तो न्यूट्रॉन बनता है ना, पहले एक तो ऐसे याद रखो कि असली में बीटा प्लस बीटा माइनस में कौन बाहर आता है, ऐसे याद रखो कि एक प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलता है, न्यूट्रॉन बदलता है। तो आप ऐसे में आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझो, न्यूट्रॉन बाहर आता है ना, प्रोटॉन न्यूट्रिनो बाहर आएगा और उसका एंटी न्यूट्रिनो आ जाएगा। और हाँ, तो आप बोल सकते हो इन रियलिटी Q is randomly divided in positron and neutrino। मैंने पूरी कहानी को थोड़ा तेज बोली क्योंकि भैया बीटा माइनस को धीरे बोला। क्या कहानी समझ आई है विद फॉर्मूलाज? कहानी आपको पूरी याद होनी चाहिए। अरे बोलो भाई, तो कब कौन निकलेगा, कैसे होगा, न्यूक्लियस में क्या होता है, इंटरनल क्या रिएक्शन है, कैसे कहानी चलती है, कब न्यूट्रिनो निकलता है, कब एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, रात को 2 बजे भी आपको याद होना चाहिए, जैसे मास्टर को याद है। गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर, बिल्कुल चमका सर, शानदार चमका सर, जबरदस्त चमका सर। अरे पक्का? बहुत बढ़िया सर, शानदार, जानदार, जबरदस्त, हमसफर। अरे पक्का? यस सर, पक्की बात? यस सर, हो गया सर, ये हो गया सर, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, शानदार तरीके के साथ, मजा आया।
स्टडीज कहानी जितनी और बढ़ा लो वैसे वो कहानी जो भी मिसिंग तो नहीं बोलूंगा, जो भी आपका लिंक है पीछे अपना अटैच करना, बीटा माइनस में ये कहानी रिपीट करी, मैंने थोड़ी जगह रिपीट कर दी, क्यों बोलूं भाई कहानी तो वही है। फिर से देखो अल्फा डीके बीटा माइनस मेजर ये तीन डीके आएंगे आपके लिए, है कि नहीं? हालांकि मैं एक टाइप की चीज बताऊंगा आपको जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर या कैप्चर कहते हैं, ठीक है भाई। अब इस बात को समझें, इन तीनों में एक बात याद रखना, अगर ऐसे लिखो तो कभी सामान करके ध्यान दो, हमारी तीनों टाइप की न्यूक्लियर रिएक्शंस में क्या चीज सेम रही है? न्यूक्लियॉन्स। क्या सेम रहा है? न्यूक्लियॉन्स। अरे बोलो भाई, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। अरे हाँ बात तो आप बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, शानदार है सर, बोलो भाई, अरे बोलो, बिल्कुल सही सर, शानदार जानदार जबरदस्त पक्का बिल्कुल सही। उतार लीजिए, फिर मैं कह रहा हूँ सवाल ऐसे आ सकते हैं, एमएक्स दे देगा, एमआई दे देगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, पूछ लेगा अगर इतने फ्रीक्वेंसी का इतनी वेवलेंथ का एंटी न्यूट्रिनो निकल रहा है तो बताइए इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी है, इसमें से माइनस कर देना। फिर कह रहा हूँ सवाल में कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप कोई गड़बड़ नहीं करो। पहले तो जो मैं बोला क्या चमका? हाँ सर बिल्कुल चमका सर, बढ़िया लगा सर, शानदार। आ जाओ भाई, उतार लिया, मैं क्लियर समझ गया सर, एमएक्स माइनस एमआई माइनस 2 एम आ गया, अच्छा लग रहा है। फिर से वही कहानी ध्यान से देखो, बीटा माइनस बीटा प्लस में तो मैं लिख चुका हूं, या आप चाहो तो बना लो, कोई जरूरत नहीं है, चाहो तो फोटो खींच लो, जो तुम्हारी इच्छा हो। अपन लिख चुके हैं वैसे, मैं बता दो बीटा माइनस बीटा प्लस के डिफरेंस वर्सेस, थोड़ा फटाफट लिख लो ताकि तुम्हें याद रह जाए। उसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रिनो, बताओ आज किसमें क्या निकल रहा है? बीटा माइनस बीटा प्लस क्या होता है? बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब प्रोटॉन ने बनाया, सॉरी न्यूट्रॉन ने बनाया प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, और हां और पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन ने पॉजिट्रॉन को बना दिया न्यूट्रॉन को बनाते हुए, और जब न्यूट्रॉन निकलेगा तो न्यूट्रिनो निकलेगा, और जब इसका उल्टा होगा यानी कि जब इलेक्ट्रॉन माइनस निकलेगा यानी कि बीटा माइनस होगा तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, जैसे मुझे याद है आपको याद होना चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हाँ सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो भैया पक्का उतार लिया, धीरे धीरे बढ़िया शानदार जानदार जबरदस्त, बोलो भैया आ जाइए। मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ एंटी न्यूट्रिनो प्रोटॉन टाइप मानते देख लो, हालांकि रेशमा जीरो पे थोड़े क्वेश्चंस हैं बट ठीक है, मान लो ध्यान से देखो तो ये सारी प्रॉपर्टीज लगभग कैसी फोटोन जैसी हैं ना, इसको मान लेते हैं एनर्जी mc स्क्वायर m वो जो स्पीड में चलने वाला मास, ठीक है? तो थोड़ा सा देख लो इसको। जनरली वी कंसीडर, तो मैं कह रहा हूं बहुत ज्ञान अभी हमें नहीं है, दुनिया कोई नहीं है, जनरली वी कंसीडर देम एज फोटॉन्स, ऑल्दो इनमें क्या है कि अभी हम खोज में चले हुए हैं, एक और अलग टाइप की चीज आप आगे देखो तो पेयर एनिहिलेशन, कोई मतलब नहीं है, तो मैं कह रहा हूं टाइम पास कर रहे हैं। अगर न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो को मिलाओ तो इनकी एनर्जी का मास कन्वर्ट हो सकता है, उसका हम प्रयास कर रहे हैं, कुछ हद तक सफल भी हुए हैं, तो अपने आप में वो रिसर्च है, उसको हमने नहीं जाना, अभी इतना याद है, बोलो क्लियर है? थोड़ा सा याद कर लो, याद रख लो, याद रख लो, ठीक है? ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा ऐसे देखो, ज्यादा रिसर्च की अभी जरूरत नहीं है, बोलो क्लियर है? थोड़ा सा पर कौन सा निकलता है? ये रिएक्शन आ सकती है, न्यूट्रिनो का निकल रहा है, एंटी न्यूट्रिनो का निकल रहा है, ये कहानी अपने को पता होनी चाहिए, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। बात तो सर आपकी सही है, मैं एक बार अच्छी बात बताऊं, अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, देखो बिफोर गोइंग टू नेक्स्ट थिंग मैं थोड़ी सी चीज बताता हूं, देखो मेजर डिफरेंस बिटवीन, इसे बता रहा हूं हालांकि ताकि तुम समझ पाओ, केमिकल रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शन यानी जो केमिकल रिएक्शन जैसे केमिकल रिएक्शन क्या होता है? H2 + O2 H2O, मान लो ऐसा होता है, तो आप इसको क्या करते हो? बैलेंस करते हो, आप क्या करते हो? इसको हाफ कर लेते हो, तो आप लिखते हो 2H2 + O2 = 2H2O, ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इसमें दोनों तरफ, इसमें ध्यान से समझो, दोनों तरफ एटम सेम रहेंगे। ओहो मतलब इधर H2 4 है उधर भी 4 है, इधर ऑक्सीजन 2 है उधर भी 2 है, ये अगर आप अपनी न्यूक्लियर रिएक्शन देखो तो इसमें तो एटम से चेंज हो जाता है, तो न्यूक्लियर चेंज हो जाता है, और न्यूक्लियर के नाम पे तो हम इसलिए आउटर से खेलता है केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन इनसाइड की खेल है, तो एटम भी बता देते हैं कैसे? x z a y z - 2 a - 4 + 2 He4 डिफरेंट एटम्स, अरे हाँ बट सेम न्यूक्लियॉन्स ऑन बोथ साइड्स। तो तुम ध्यान से देखो, तो ऐसा आप हार्डकोर ऐसा समझ सकते हो कि केमिकल रिएक्शंस में एटम्स को इफेक्ट करते हैं लेफ्ट और राइट, अरे हाँ, और न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूक्लियॉन्स को इफेक्ट करते हैं लेफ्ट और राइट, एटम चेंज हो सकता है, H2 का नहीं क्या बन गया, अरे हाँ सर एक मेजर डिफरेंस, हालांकि दोनों टाइप की बातें बिल्कुल अलग है, पर अभी बच्चा कहता है केमिकल रिएक्शन और न्यूक्लियर रिएक्शन एक जैसा देखने लगता है, वैसे लिखते हैं उनको, अरे भैया केमिकल रिएक्शन में कोई भाग इलेक्ट्रॉन वाली कहानी है, वो उनके मिलने वाली कहानी है, जो आगे न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलेटेड है, और हाँ पर ये याद रखेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में लेफ्ट और राइट के न्यूक्लियॉन्स सेम रहते हैं, क्या सेम रहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मेरे को लगा कि आपको बता दें एक्स्ट्रा, थोड़ा सा फील लाने के लिए बता दें। हाँ सर बात तो आपकी सर सही लगी, जरा मुझे ना सिग्नल तो चुका है, वैसा दिखने लगता है उसको, वैसा लगता है कि ये सेम बात है, ये सेम बात नहीं है, ये कहानी अलग है, ये कहानी अलग है, इस कहानी को लगा कि वो केमिकल रिएक्शन से हो। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त। चलिए क्या मैं आगे बढ़ता हूं, अब बेसिकली हम छोटी सी चीज आपको बताने वाले हैं जो मैं स्टेबिलिटी कंसेप्ट रिलेट करूंगा, या तो अपने स्टेबिलिटी वैल्यू n/p के रेशियो, अरे हां सर बिल्कुल नहीं। अब अपन ऐसा समझिए अपने तीनों ये पढ़े ना, कौन अपने जो तीनों पढ़े, ध्यान समझो, अपने तीनों अल्फा डी के बीटा डी के बीटा माइनस। अब हमने देखा कि जो स्टेबिलिटी बेल्ट में नहीं होता एलिमेंट, क्या वो इधर कहीं होता है, तो क्या वो अनस्टेबल होता है, तो कुछ तो रेडिएटिव डिके करके क्या वो स्टेबिलिटी बेल्ट में आना चाहता है, वो ऐसा एलिमेंट बनाना चाहता है जो स्टेबल है, ऊपर स्टेबल था पर वो अपना रूप बदलकर किसी और एटम में बना जाना चाहता है, कुछ लेकर कुछ देकर, ताकि वो स्टेबिलिटी बेल्ट में पहुंच जाए और अपना जीवन यापन आराम से कर पाए। बोलो यस और नो? हां सर एक स्टेबल जिंदगी जिए, उसका लाइफ स्पैन बढ़ जाए, अरे यस और नो? हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार। तो बेसिकली हमने कुछ नहीं करा, हम बस ये देखेंगे कि जो आपने तीनों डिके देखे इनमें कौन सा वाला डिके कौन से वाले एटम्स के लिए सूटेबल है, मतलब जिनका n/p रेशियो ज्यादा है स्टेबिलिटी बेल्ट से, या जिनका n/p रेशियो कम है स्टेबिलिटी बेल्ट से, उनमें कौन सा रेशियो के लिए काम करा जाता है, उस पर बात कर रहे हैं। आ जाइए देखिए, उस पर चर्चा करते हैं, आपको कहानी समझ में आएगी, प्योर मैथमेटिकल है, इसमें कोई रॉकेट नहीं है। n/p रेशियो और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, ये स्टेबिलिटी बेल्ट है, क्या याद ही भूल गया। अब मान लो जो स्टेबिलिटी बेल्ट के यहाँ है, अगर जो यहाँ है इनका देखो, सो n/p यानी कि इनमें ध्यान से देखो, प्रोटॉन्स आर मोर, प्रोटॉन्स आर मोर, बोलो क्लियर? यहाँ पे कौन मोर? इन वाले पे न्यूट्रॉन्स आर मोर। अरे बोलो भाई, अगर तुम ध्यान से देखो, इन वाले प्रोटॉन्स आर मोर वालों को स्टेबिलिटी बेल्ट में जाना है
कहां जाना है, स्टेबिलिटी बेल्ट पे जाना है, तो देखो रेशियो n/p रेशियो इसको बोलते हैं, n/p रेशियो। तो देखो प्रोटॉन्स आर मोर यानी कि n/p रेशियो छोटा है, यानी कि न्यूट्रॉन्स बढ़ने चाहिए, प्रोटॉन्स घटने चाहिए, यानी कि n/p रेशियो शुड इंक्रीज। अरे हाँ सर, यानी कि इधर वाले एलिमेंट्स को ऐसा डिके शो करना चाहिए ताकि n/p रेशियो बढ़े, और सोचो यहाँ वाले को n/p, इन वालों को n/p रेशियो शुड डिक्रीज। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है, बिल्कुल क्लियर है, पक्की बात, बिल्कुल क्लियर सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर। अब बस कुछ नहीं, तुम अगर तुम बहुत ध्यान से देखो तो बीटा माइनस डीके में क्या होता था, ध्यान समझो, बीटा माइनस डीके में होता था, इलेक्ट्रॉन बाहर आता था, तो बेसिकली एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता था विद एंटी न्यूट्रॉन। तो ध्यान से देखो n/p, न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया प्रोटॉन में, सो n/p रेशियो न्यूट्रॉन कन्वर्ट प्रोटॉन डिक्रीजेस, यानी कि तो ध्यान से देखो ये वाले क्या बीटा माइनस शो करने चाहिए, बीटा माइनस, सोच के देखो, अरे n/p रेशियो बढ़ जाएगा बीटा माइनस में, तो अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार, मजेदार, शानदार, जबरदस्त है, बोलो क्लियर। बीटा प्लस में क्या होता है याद करो, प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रॉन बनाता है और पॉजिट्रॉन बनाता है और साथ में न्यूट्रिनो भी बनाता है। हाँ सर, अगर तुम ध्यान से देखो प्रोटॉन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, न्यूट्रॉन में, तो n/p रेशियो बढ़ जाता है, तो ये वाले क्या बीटा प्लस डीके शो करेंगे, करना चाहिए। देखो मैं सब जल्दी मैं लॉजिकली लिख रहा हूं, अरे हां बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है। बीटा प्लस में कौन कौन क्या करता है, देखो क्या बीटा माइनस n/p रेशियो घटाता है और बीटा प्लस क्या n/p रेशियो बढ़ाता है, बोलो क्लियर, बिल्कुल सही, सब n/p रेशियो बढ़ाता है, लेकिन n/p रेशियो घटाता है। ध्यान से देखो तो जो अपने अल्फा डीके होते हैं बड़े न्यूक्लियस में होते हैं, देखो कोई चीज को बाहर आता है तो बड़े न्यूक्लियस में होते हैं, तो उसमें न्यूट्रॉन का रेशियो बड़ा होता है, न्यूट्रॉन का रेशियो बड़ा होता है, न्यूट्रॉन कम नहीं होते, प्रोटॉन से ज्यादा ही होते हैं। तो तुम देखो ऐसा समझो तो n/p रेशियो बड़े न्यूक्लियस में पहले ज्यादा होता है, उसमें से ध्यान देखो तो दो न्यूट्रॉन दो प्रोटॉन, ऊपर से 2 माइनस करो, नीचे से 2 माइनस करो, तो बताओ n/p रेशियो क्या होगा, बड़ी चीज में से ऐसा समझो आप कि जो जो अल्फा डीके शो करते हैं उनमें बड़े न्यूक्लियस होते हैं, उनमें ध्यान देखो ऊपर वाला जो रेशियो है, ऊपर वाला न्यूट्रॉन है वो हमेशा ज्यादा होता है प्रोटॉन से। अरे हां, अब तुम देखो जैसे 8 - 2 मान लीजिए, मैं आपसे बोलूं 8 प्रोटॉन थे, 8 मान लीजिए 9 न्यूट्रॉन थे और 8 प्रोटॉन थे, ऐसा समझिए आप, तो 9 डिवाइड बाय 8 1.125। अरे हां, अब सोचो, मान लीजिए समझाता हूं मैं आपको कि 9 न्यूट्रॉन थे, 8 प्रोटॉन थे, समझाता हूं, तो 9/8 रेशियो कितना है, 9/8 कितना है, देखो 1.125। अब इसमें से अगर अल्फा न्यूक्लियस निकला तो 9 - 2 7/6। अब देख अगर तुम 7/6 करोगे तो देखो 1.16, ओह 1.16, यानी कि n/p रेशियो करके देखो ऐसा, अरे देखो भाई, अरे हां सर, बात तो देखो n/p, यस एक एग्जांपल लिखा बताया मैंने 66/28, अब देखो पहले कितना रेशियो था 40/30 1.33, जो हो गया 1.35, n/p रेशियो इंक्रीजेस इन केस ऑफ अल्फा डीके, मतलब क्या ये वाले डीके अल्फा डीके देने चाहिए और बीटा प्लस डीके भी दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू सूटेबिलिटी। अरे बोलो भाई, अरे हां सर, बोलो भाई, पता पड़ गया, एक क्या बात पता पड़ी भैया, n/p रेशियो बढ़ता है बीटा प्लस और अल्फा में, कैसे है सुन, बढ़ेगा पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कौन कौन, अल्फा और बीटा प्लस, अरे हां ऐसा बढ़ा बढ़ना पॉजिटिव बात है, पॉजिटिव कौन कौन, बीटा प्लस अल्फा, लो भैया, अरे हां, और नेगेटिव बात घटना खत्म, तो इलेक्ट्रॉन यानी बीटा माइनस, अरे हां सर याद हो गया, तो बच्चे कैसे सुनो, कहानी सुना याद रखना, n/p रेशियो का क्या हो रहा है, किन दो डीके के लिए n/p रेशियो बढ़ रहा है, बीटा प्लस और अल्फा, क्या अल्फा भी पॉजिटिव पार्टिकल ही है, और हां सर सच तो ही होता है ना, n/p रेशियो इंक्रीजेस फॉर बीटा प्लस एंड अल्फा, बीटा प्लस एंड अल्फा, एंड फॉर इलेक्ट्रॉन इट डिक्रीजेस, तो स्टेबिलिटी करके जो नीचे होंगे वो बीटा प्लस या अल्फा करेंगे, जो ऊपर होंगे वो बीटा माइनस डीके शो करेंगे, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जानदार है, जबरदस्त है, बोलो समझ आया क्या, बिल्कुल सटीक समझ आया सर, शानदार समझ आया सर, अच्छा लग रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार शानदार जबरदस्त मजेदार। लो भाई क्या यहाँ तक की कहानी अच्छे समझ में, बेसिकली ये 3 डीके आपके काम के, अल्फा डीके, बीटा डीके, बीटा माइनस डीके, मैंने आपको एग्जांपल लेके भी समझा दिया, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। जनरली जो भी हम पढ़ते हैं उनमें न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं, वो अल्फा डीके शो करते हैं, मैं पूरी कहानी समझा अच्छे से, पर ध्यान दो मैं आपको न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं कराया, मैं फिर आपसे बोल रहा हूं न्यूमेरिकल आएंगे पर गलती आपसे कैलकुलेशन में करोगे, बाकी सारी कहानी बिल्कुल सेट है, मैं कांसेप्चुअल क्लैरिटी लाने पे ज्यादा फोकस कराया है। हां सर, क्लियर है सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजेदार सर, वाह सर, पक्का, हां सर। अब देखो भाई कितना मिल गया भाई, आ जाइए, देखो भाई आ जाओ, चलेगा, अच्छी बात है। तो के कैप्चर और एक और टाइप का थोड़ा एक्स्ट्रा है, समझो आप, एक्चुअली कभी-कभी क्या होता है कि जो आपका ये होता है ना कौन, जैसे समझो कि Ze को, जैसे समझो कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बढ़ाना है, अच्छा न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो बढ़ाना है, तो क्या करता है इलेक्ट्रॉन होता है ना उसके पास वाला, ये उसी को खा जाता है, जैसे इलेक्ट्रॉन के आसपास घूम रहा है, इसकी इंटरनल रिएक्शन क्या समझोगे, इंटरनल रिएक्शन क्या है समझो, इंटरनल रिएक्शन है कि अंदर का न्यूट्रॉन सॉरी प्रोटॉन इन न्यूक्लियाई प्लस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम के शेल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के आसपास घूम रहा है, वो कहता है यार इसको खा जाता है, बहुत देर हो गई काटते, वो इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, किस इलेक्ट्रॉन को घूम रहा है, के शेल, इसीलिए इसे के कैप्चर बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन कैप्चर तो क्या करता है, कुछ नहीं करता, वो इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, कौन से इलेक्ट्रॉन को, के शेल को, के सबसे पास इलेक्ट्रॉन को के शेल लिया, और हां सर उसी इलेक्ट्रॉन को खा जाता है, तो अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बनाता है न्यूट्रॉन,
क्या बनाता है? न्यूट्रॉन। फिर से देखो न्यूक्लियस में कोई चेंज नहीं आया और ये न्यूट्रॉन के साथ हमेशा क्या बनता है? न्यूट्रिनो। ज्यादा कहानी की जरूरत नहीं जितना मैं बोल रहा हूं। देखो व्हाट इज K-shell? K capture, electron capture. When a nucleus eats up the K-shell electron and protons in the nucleus combines with electrons and forms a neutron along with the neutrino. yes or no? neutrino is जो एनर्जी रिलीज हुई। ओह इलेक्ट्रॉन को खा गया तो न्यूट्रॉन की जो एनर्जी रिलीज हुई न्यूट्रिनो की फॉर्म में हुई। अरे हां बस सोचिए अगर अपन ये लिखा जाए तो लिख सकते हैं XZA बिल्कुल सही। Y देखो ध्यान से प्रोटॉन कन्वर्ट हो गया इसमें तो Z-1 काय खरं डोकर लवाय इलेक्ट्रॉन फ्रॉम K-shell Y Z-1 A प्लस न्यूट्रिनो। समझ में आया मैं क्या लिख रहा हूं? अरे हां सर इसे बोलते हैं K कैप्चर। भाई बहुत काटा था इसके आसपास। अच्छा लो भाई खाली एक से शादी कर ली उसने बहुत दिन से काटा था इलेक्ट्रॉन। लो भैया बता जो मैं बोला चमका। हां सर बहुत ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं जो मैंने बोला उसको आप अच्छे से याद रखिए। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदला प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस कम्बाइंस इलेक्ट्रॉन एंड देयर न्यूट्रिनो इज आल्सो जनरेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस इन प्रोसेस। इफेक्ट याद रखो तो न्यूट्रॉन बनेगा न्यूक्लियस में तो न्यूट्रिनो इजेक्ट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। लो भैया अपनी रिएक्शन बनी बोलो बनी कि बनी? हां सर बन गई सर बहुत शानदार सर जबरदस्त सर मजा आया सर। बोल क्या? अरे सोच लो अरे पक्की बात वो इलेक्ट्रॉन खाया देखो। ये पूरी कहानी थी रेडियोएक्टिव डिके की। इसकी थी रेडियोएक्टिव डिके की। हां सर बात ये इलेक्ट्रॉन कैप्चर समझ आया कि नहीं? हां यार अच्छा मास डिफरेंट निकाल सकते हैं कोई खास जरूरत नहीं। फिर याद रखें जब भी न्यूट्रॉन बनेगा कहां पर? न्यूक्लियस में तो भैया न्यूट्रिनो का जन्म होगा। किसका जन्म होगा? न्यूट्रिनो। तुम जानते हो तो बीटा प्लस डबल अल्फा डीके बीटा प्लस डीके बीटा आज मैंने सारी आपको पढ़ाया लेकिन हमने पहले चालू कर दिया तो उसकी पूरा अल्फा डीके बीटा प्लस डीके पूरी कहानी फिर के कैप्चर पूरी कहानी सुनाई केमिकल रिएक्शन वो बताया कैसे कैसे क्या करते हैं कब न्यूट्रिनो निकलेगा कब न्यूट्रिनो निकलेगा जैसे लेक्चर मुझे आपको याद होना चाहिए। ये थी रेडियोएक्टिव रिएक्शंस। क्या थी? रेडियोएक्टिव रिएक्शंस। हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर जोरदार है सर मजेदार है सर। रेडियोएक्टिव रिएक्शंस अब याद मैंने इसको बता दो एस्पेक्ट भाई रिएक्शन में क्या हो रहा है ये चर्चा एनालिसिस ऑफ रिएक्शन। ये सब एनालिसिस ऑफ रिएक्शन थी। अब रेट ऑफ रिएक्शन जो आप पढ़ते हो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में जितनी रिसर्च केमिस्ट्री में कराएंगे उसको बहुत कम अपन पढ़ेंगे वैसे वैसे यहाँ पे होगा पर उसको पढ़ेंगे जरूर एक बार क्या सवाल आता है। हाँ केमिस्ट्री में आपको बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है पर नॉर्मल पढ़ेंगे अपने सिलेबस का पढ़ेंगे और आपको पहले से आता है रिवीजन नहीं कराऊंगा आपको आप ऐसे समझिए मैं आपको कुछ काम की बातें बताऊंगा तो मैं ऐसे भी लगता है इसमें भी कि रेडियोएक्टिव तो पहले से आता था बहुत सारी चीजें नहीं सीखी होंगी तुमने हाँ ना तो काम की बातों पे फोकस करूंगा। अगले टाइम पर बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स रिवाइज करना और अच्छा लगेगा मतलब वैसे तो बता दूंगा